गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जो यूजी सेमेस्टर थर्ड के पास कोर्स वाले विद्यार्थियों एवं सहायक विषय के रूप में इतिहास को रखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही यह सेमेस्टर 4 के CC 7 के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसे देखा जाता है। इससे संबंधित सवाल साधारणतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें अकबर की राजपूत नीति के बारे में समीक्षा करने या प्रकाश डालने के लिए कहा जाता है। तो हम भावी परीक्षाओं को देखते हुए इस विषय की चर्चा करेंगे। तो यहाँ में भूमिका में देख सकते हैं कि 1526 ईस्वी में भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हुआ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल राज्य को स्थापित किया और वह लगभग 4 वर्ष ही शासन कर पाया। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल सत्ता पर आसीन हुआ, परंतु उसे काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और 1540 ईस्वी तक उसे अफगान शासक शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होकर भारत से बाहर जाना पड़ा। इस कारण इन दोनों शासकों को मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। 1556 ईस्वी में अकबर मुगल शासक के रूप में सत्ता पर आसीन हुआ, जिसने तलवार के बल पर अपने साम्राज्य की स्थापना की और साथ ही साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूत नीति का या यूँ कहें सुदृढ़ राजपूत नीति का अवलंबन किया। अकबर ने सुदृढ़ नीति का अवलंबन किया। उल्लेखनीय है कि मुगल शासकों के पूर्व सल्तनत काल में भी कुछ शासकों ने राजपूत शासकों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी का नाम हम लोग ले सकते हैं, जिन्होंने सीमित रूप में राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई थी, परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही यह नीति भी समाप्त हो गई। राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजपूत शासक स्थानीय क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे, क्षेत्रीय राजनीति में उनका काफ़ी अधिक प्रभाव था तथा वे अपनी वफादारी, कुशल सैन्य शक्ति और शूरवीरता के लिए वे प्रसिद्ध थे। इस कारण अकबर के लिए यह आवश्यक था कि वह ऐसे राजपूतों का सहयोग प्राप्त करे जो उसके शासन को सुदृढ़ता प्रदान कर सके और मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दे सके। इसी नीति पर चलते हुए अकबर ने राजपूत नीति का अनुसरण किया। यहाँ हम राजपूत नीति के कुछ पहलू पर बात कर सकते हैं, चर्चा करेंगे। जैसे इसमें सबसे प्रथम है कारण में प्रथम है साम्राज्य के स्थायित्व, जो उद्देश्य था राजपूत नीति अपनाने का। दूसरा शक्ति संतुलन की आवश्यकता, प्रशासनिक आर्थिक आवश्यकता, मुगल साम्राज्य का विदेशी स्वरूप, धार्मिक उदारता, भौगोलिक कारण। अकबर के राजपूत नीति के चरण हम लोग देख सकते हैं। प्रथम चरण 1556 से 1572 ईस्वी, द्वितीय चरण 72 से 78 ईस्वी, तृतीय चरण 1578 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, अर्थात अकबर की मृत्यु के समय तक। परिणाम में हम लोग देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की सेवा, शांति की स्थापना, मनसबदार वर्ग का उदय, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, मिश्रित संस्कृति का विकास, राजपूतों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब हम यहाँ इनकी एक एक कर चर्चा करेंगे।
तो यहाँ हम लोग कारण के रूप में सबसे पहले देख सकते हैं साम्राज्य का स्थायित्व। जैसे कि हम लोग को पता है, सल्तनत काल में तुर्क शासकों को अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न भारतीय शासकों के साथ संघर्ष करना पड़ा था, जिससे कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ा। इसी तरह अफगान शासकों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुर्क और अफगान शासक भारतीय नहीं थे और उन्हें भारतीय परिवेश की अच्छी जानकारी नहीं थी। इस कारण यहाँ के स्थानीय निवासी उन्हें अपना नहीं सके और इस मतभेद के कारण संघर्ष होता रहा। चूँकि अकबर दूरदर्शी शासक था, उसे इस बात का स्पष्ट अनुभव था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थानीय शक्तियों के साथ सहयोग करना काफ़ी आवश्यक है। इसके साथ ही हुमायूं ने अपने अंतिम दिनों में भी अकबर को सलाह दी थी कि राजपूतों की मित्रता से भारत में सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर सकता है। अतः अकबर ने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूतों के साथ मित्रता की नीति का अनुसरण किया। दूसरा, शक्ति संतुलन। अकबर को अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में तुरानी अमीरों और अफगानों ने विद्रोह कर दिया था। अबुल माली का विद्रोह, बैरम खां का विद्रोह, मिर्जाओं का षड्यंत्र, कालांतर में उज़्बेक अधिकारियों का महत्वाकांक्षाएं और विद्रोह से अकबर को स्पष्ट हो गया था कि वह इन अमीरों पर निर्भर नहीं रह सकता है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए या इन शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए अकबर को राजपूतों की सहायता आवश्यक थी। तीसरा कारण, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकता। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अकबर का साम्राज्य एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत मध्य से कुछ भाग, उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा, उत्तर भारत और मध्य भारत का लगभग सभी हिस्से, दक्षिण छोड़कर लगभग सभी भारत पर अकबर का शासन स्थापित था। इतने बड़े साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, इसके आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक थी कि उसे बड़ी संख्या में एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उसकी इस आवश्यकता को पूरा कर सके, और यह आवश्यकता पूरी हो सकती थी राजपूतों के सहयोग से या राजपूतों की मित्रता के द्वारा ही, क्योंकि इस समय तक राजपूत इतने शक्तिशाली थे कि उनका लगभग उत्तर भारत पर अच्छा खासा प्रभाव बना हुआ था। कुछ विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, जैसे डॉक्टर सतीश चंद्र और इक़्तिदार आलम। इनका ही मानना है कि अकबर की नीति का एक मुख्य आधार प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकता थी। उनके अनुसार यह वर्ग संपूर्ण उत्तर भारत की स्थानीय शक्ति थी। ये प्राय सभी राजपूत थे और स्थानीय राजनीति, सैनिक और राज संग्रह की शक्तियाँ इनके हाथों में केंद्रित थी। अर्थात इनके साथ सहयोग करने से कई सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता। इक़्तिदार आलम का मत है कि अकबर ने स्थानीय जमींदारों से तथा विस्तृत रूप में राजपूत राजाओं से समझौता किया और इससे शांति स्थापित हुई, राजस्व संग्रह नियमित हुए तथा शांतिपूर्वक हुआ तथा मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। अब इससे चौथा कारण, मुगल साम्राज्य का विदेशी स्वरूप। जैसा कि पहले बताया गया, सल्तनत कालीन शासक तुर्क और अफगान ये दोनों विदेशी थे। इसी तरह मुगल शासक भी भारतीय नहीं थे। उन्होंने सैनिक शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अतः अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एवं शासन के स्वरूप को देसी स्वरूप प्रदान करने के लिए मुगलों ने राजपूतों के साथ सहयोग करना आवश्यक समझा, क्योंकि राजपूतों के सहयोग करने से एक प्रकार से भारत की जो जनता थी उसे इस बात का अनुभव हो जाता कि उनके प्रशासन, जो मुगल प्रशासन है, उसमें उनके समर्थक भी हैं, या यूँ कहें कि राजपूतों के प्रशासन में सम्मिलित होने से भारतीय शासकों को भारतीय प्रजा को एक
अपनापन सा अनुभव होता, उनके लिए ये प्रशासनिक व्यवस्था विदेशी नहीं रह जाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकबर ने राजपूतों से सहयोग करने की आवश्यकता को महसूस किया। उसके बाद धार्मिक उदारता का प्रभाव। आरंभ से ही अकबर धार्मिक उदारता का समर्थक रहा था। स्वयं उसके ऊपर उदार विद्वानों, उसकी राजपूत रानियों, उसके शिक्षक और उसकी माँ का प्रभाव था। डॉक्टर सतीश चंद्र ने अकबर की उदारता की पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण माना है। उल्लेखनीय है कि अकबर का जन्म राजपूत शासक के घर पर ही हुआ था। वास्तव में उदार धार्मिक प्रभाव ने अकबर की राजपूत नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उसने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर जैसे करों को हटाकर अपनी उदार विचारधारा का परिचय दिया। उसने धर्म परिवर्तनों को रोक दिया और राज्य के इस्लामी स्वरूप को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण राजपूत शासक उसके प्रति अलग दृष्टिकोण रखने लगे और कालांतर में इसमें और अधिक विकास हुआ। राजपूत शासक अकबर की मित्रता की ओर हाथ बढ़ाने लगे। अर्थात अकबर की उदार धार्मिक नीति ने एक प्रकार से राजपूत नीति को सुदृढ़ता प्रदान की, एक आधार भूमि का निर्माण किया, जिससे कि राजपूत शासक अकबर की ओर आकर्षित हुए और उनके प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करने लगे। छठा कारण जो था वो था शांति की स्थापना। अकबर द्वारा राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था राजस्थान का क्षेत्र, जहां दिल्ली और पंजाब से गुजरात, मालवा जाने वाले मार्ग मिलते थे, जिनका व्यापारिक महत्व था। इस साथ में सम्राट के द्वारा दक्षिण या पूर्व के अभियान के समय दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र को पर शांति बनाए रखने की भी आवश्यकता, क्योंकि ये सभी क्षेत्र राजपूतों के प्रभाव में थे। स्वाभाविक था कि राजपूत से मित्रता कर वो अपनी राजधानी को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था। अतः राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना थी, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य विस्तार की भावना भी इसमें कार्य कर रही थी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अकबर के राजपूत नीति के विभिन्न चरण, जिसमें प्रथम चरण है 1556 ईस्वी से 1572 ईस्वी। इस चरण की शुरुआत हम लोग 1562 ईस्वी से देखते हैं, जब अकबर ने अपनी उदार नीति का प्रयोग करते हुए जजिया कर तथा तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर अर्थात उन लोगों से लिया जाता था जो इस्लाम के समर्थक नहीं थे, अनुयायी नहीं थे, उनसे लिया जाता था जजिया कर। तो इस घोषणा के बाद राजपूत की दृष्टि में अकबर एक उदारवादी शासक रूप में उभरा, जो धर्म के नाम पर शासन करने की इच्छा नहीं रखता था। परिणामतः राजपूतों ने अकबर की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। इस चरण में राजपूत मुगल के वफादार मित्र के रूप में देखे गए। उनसे अपने राज्य के अंदर या आसपास सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन उनसे बाहर नहीं। उदाहरण के लिए उज्बेक विद्रोह के दौरान राजा भारमल अपने बेटे भगवान तत्काल अकबर के साथ रहा, लेकिन किसी भी युद्ध में उसके सम्मिलित होने का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह चित्तौड़ के घेरे के समय मानसिंह से हिस्सा लेने को नहीं कहा गया, यद्यपि वह लगातार शाही से बना रहा। अर्थात कहने का है कि इस चरण में अकबर ने राजपूत शासकों की विश्वसनीयता को प्राप्त किया और इसे एक परीक्षण काल के रूप में देख सकते हैं, जिसके द्वारा अकबर यह देखना चाहता था कि राजपूत शासक वास्तव में कितने वफादार हैं और अपने शासक के प्रति कितने अधिक वफादारी के साथ कार्य करते हैं। दूसरा चरण हम लोग देखते हैं 1572 ईस्वी से 1578 ईस्वी। अकबर की राजपूत नीति के दूसरा चरण प्रारंभ था 1572 ईस्वी में, जब गुजरात अभियान से माना जाता है। इस चरण में राजपूतों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब राजपूत शासक वफादार मित्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हुए देखे गए। राजा मानसिंह को सुजीत सेना के साथ शेर खां फुलादी के और उसके बेटों को कैद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इब्राहिम हुसैन मिर्जा पर आक्रमण के समय मानसिंह अग्रिम मोर्चा का नेतृत्व कर रहा था। गुजरात अभियान पे निकलने से पूर्व अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर और सिरोही की रक्षा का भार सौंपा था, ताकि राणा की ओर से कोई आक्रमण न हो जाए। इस प्रकार इस दौर में राजपूत साम्राज्य के मित्र होने के साथ साथ मुगलों की बाजू की तलवार के रूप में भी उभरने लगते हैं। यह स्पष्ट रूप से तब और दिखता है जब 1576 ईस्वी में मानसिंह को राणा प्रताप के खिलाफ मुहिम पर निकली सेना का नेतृत्व सौंपा गया। अर्थात इस चरण में राजपूत अब मित्र से बढ़कर एक सहयोगी के रूप में देखे जाने लगे।
उन्हें विभिन्न सामरिक जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी। स्पष्ट है कि प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में राजपूतों के प्रति अकबर की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और वह उन्हें विभिन्न सैनिक कार्यों में समायोजित करने लगा। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में राजपूतों की स्थिति में और अधिक परिवर्तन देखे गए। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध तीसरे चरण का आरंभ 1578 ईस्वी से माना जा सकता है, जब कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम में आरंभ किए जाने वाले अभियान की तैयारी की राजा भगवंत दास और मानसिंह को सम्मिलित किया गया। इस तीसरे अंतिम चरण में राजपूत राज्य के साझेदारों के रूप में उभरा और उमरा वर्ग के रूप में दूसरे के मुकाबले एक प्रति संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरते हैं, अर्थात खासतौर पर तुरानी अमीरों के मुकाबले जिनकी निष्ठा में अकबर का आलिमों से अपने संबंध विच्छेद के बाद भरोसा नहीं रह गया था। अर्थात कहने का है कि अकबर ने जब धार्मिक उदारता नीति का पालन किया तो 1578 ईस्वी में उसके द्वारा विभिन्न रूढ़िवादी धार्मिक विचारों को त्याग दिया गया, जिसके कारण अकबर दरबार के कुछ दरबारी जो रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे वे अकबर से रुष्ट रहने लगे और वे किसी भी क्षण विद्रोह करने की स्थिति में थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने राजपूतों को एक अभिजात वर्ग के रूप में स्थापित किया और उन्हें विभिन्न मनसब प्रदान कर एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में स्थापित किया, जिससे कि तुरानी या ईरानी अमीरों के मुकाबले में उन्हें खड़ा किया जा सके, उनके विद्रोह पर या उनके प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जा सके। इस चरण में राजपूत अब प्रशासनिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होने लगे थे। उन्हें विभिन्न विद्रोहों को दबाने के साथ अन्य उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। राजपूत शासक जैसे भगवंत दास को 1581 ईस्वी में संयुक्त सूबेदार के रूप में पद सौंपा गया तथा 1583 ईस्वी में उसे लाहौर का एकल सूबेदार बनाया गया। इसी तरह मानसिंह को सिंधु क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। बाद में मानसिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया और 7,000 का मनसब दिया गया। इस प्रकार राजपूत न केवल ऐसे भरोसेमंद मित्र के रूप में उभरे जिनका उपयोग युद्ध के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में भी किया गया। तो इस चरण में राजपूतों का जो उदय हुआ, राजपूतों की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी अधिक परिवर्तन देखा गया। पहले वे मित्र के रूप में थे, फिर वे सामरिक सहायता उनसे ली जाने लगी। तत्पश्चात सामरिक के साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी वे सम्मिलित होने लगे। उन्हें मनसब दिया जाने लगा, वे प्रांतों के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने लगे। प्रांतों का सूबेदार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जो शासक के अति विश्वसनीय हों, अति वफादार हों और शासक के अधिक निकट वाले व्यक्ति हों। तो ऐसे में मानसिंह को देखा जा सकता है जो बंगाल और बिहार के मनसबदार नियुक्त हुए। भगवंत दास को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो स्पष्ट है कि 1578 ईस्वी के बाद राजपूतों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और वे शासन के एक स्तंभ के रूप में स्थापित होने लगे, जो आगे चलकर मुगलों की साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अब अगर अकबर के राजपूत नीति के परिणाम के बारे में बात करें तो सबसे पहला परिणाम दिखता है अकबर को राजपूतों के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की सेवा प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि राजपूत अपनी वीरता और सैनिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर इस तरह से भली भांति परिचित था कि अपनी साम्राज्य सुविधा प्रदान करने के लिए शक्तिशाली और वीर राजपूत का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। इस कारण उसने उदार नीति का अनुसरण करते हुए कई घोषणाएं की, जिसका लाभ उसे प्राप्त हुआ और उसे राजपूत जैसे सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की सेवा प्राप्त हुई, जिसका प्रयोग उसने अपने कई क्षेत्रों को विजित करने और विद्रोह दबाने के लिए किया। दूसरा परिणाम, शांति की स्थापना। अकबर के लिए आवश्यक था कि राज्य प्रगति के लिए दीर्घकालीन शांति की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक था कि साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षा प्रदान किया जाए, जो उसे राजपूत से सहयोग
प्राप्त हो सकता था। अतः उसने राजपूत से मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और उनकी सहायता प्राप्त कर ली। परिणामस्वरूप साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हुई और लंबे समय तक मुगल साम्राज्य को शांति की प्राप्ति हुई। तीसरा, मनसबदार के वर्ग के रूप में उदय। जैसे पहले ही बताया गया कि तुरानी और ईरानी अमीरों के विद्रोही प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने इन राजपूतों का प्रयोग एक अभिजात वर्ग के रूप में किया। इन्हें मनसब प्रदान किए और इन्हें अमीरों के समान साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित किया और उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। चौथा है दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार। उत्तर में राजपूतों के साथ शक्तिशाली मित्रता संबंध होने का उसकी राजधानी और उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो चुका था, जिससे अकबर अब अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर विस्तृत करने के लिए सजग हुआ और उसकी ओर अग्रसरित हुआ। पांचवा, मिश्रित संस्कृति का विकास। जहाँ तक संस्कृति की बात है तो जैसे पहले कहा गया था, मुगल विदेशी थे और वे भारत के स्थानीय निवासी नहीं थे, तो इस कारण भारत में उनके प्रवेश के बाद यहाँ की स्थानीय संस्कृति के साथ उनका मिश्रण प्रारंभ हुआ। राजपूतों के साथ मित्रता होने के पश्चात एक ऐसी मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ जिसमें हिंदू एवं इस्लामिक तत्व सम्मिलित हैं। तो ये सभी तत्व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सभी सांस्कृतिक क्षेत्र के सभी पक्षों पर इसका प्रभाव देखा गया। जैसे वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य आदि क्षेत्रों में ये सम्मिश्रण के लक्षण देखे गए। अर्थात अकबर काल में उस साझी संस्कृति की स्थापना जिसने एक मानक की स्थापना की, यानी कालांतर में जो सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित हुई उसका एक पक्ष या एक आधार अकबर कालीन राजपूत नीति भी था। राजपूतों का लाभ। इस राजपूत नीति से राजपूतों को भी कई लाभ हुए। जैसे राजपूतों को ऊंचे पद दिए गए, वे मुगल सेनापति सुविधा के रूप में भारत प्रदेशों में गए और उन्हें भारतीय राजनीति का प्रशासन का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त उन्हें राजस्थान के बाद जागीरें प्रदान की गई जो उनके अतिरिक्त आय का मूल्यवान स्रोत थी। इससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। कहने का अर्थ यह है कि अकबर ने जिस राजपूत नीति का अवलंबन किया उसका उद्देश्य था साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, साम्राज्य के लिए दीर्घकालीन शांति की स्थापना करना, साथ ही ऐसे प्रशासनिक वर्ग का उदय करना था जो साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सके, जिसके कारण मुगल साम्राज्य अधिक से अधिक दिनों तक या दीर्घकालीन हो सके। इसके साथ साथ अकबर की राजपूत नीति के कारण ऐसे प्रशासनिक वर्ग का उदय हुआ जिसने कालांतर में एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित होने का अवसर प्रदान किया। इससे पूर्व हम लोग देखते हैं सल्तनत काल में की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें काफ़ी अंतर देखे गए। जहाँ सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में तुर्क शासकों की प्रधानता थी, तुर्क जातियों की अधिक प्रधानता थी, वहीं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मुगलों के साथ साथ भारतीय शासक भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। अर्थात अकबर की राजपूत नीति ने भारत को एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव कराया। इसी के परिणाम स्वरूप भारत एक राजनीतिक एकता के सूत्र में भी आबद्ध हुआ। मतलब अकबर की राजपूत नीति न केवल मुगलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई बल्कि राजपूतों के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी इससे लाभ प्राप्त हुआ। तो यह हमारा था अकबर की राजपूत नीति, जिसके परिणाम जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है कि इस चर्चा से आप लोग को लाभ हुआ होगा और इससे आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।